पोल्ट्री की क्लास में लक्ष्य कोचिंग सेंटर में गुवाहाटी में आपका स्वागत है। ठीक है, कल हमने जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ लिया था। एक बार रिवीजन करो। मौलिक अधिकार तय अपन ने जो स्टार्टिंग क्लास थी उसमें बता था कि जो मौलिक अधिकार है इसकी मांग सबसे पहले किसने करी थी और कब करी थी? 1925 में एनी बेसेंट ने, याद रखना, 1925 में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग करी थी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो कौन लिखित रूप तक मांग किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, दो क्वेश्चन बताए। एक तो मौखिक रूप तक किसने मांग करी? एनी बेसेंट ने सबसे पहले 1925 में मौलिक अधिकारों की। दूसरा, लिखित मांग सबसे पहले किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन में ये मौलिक अधिकारों की मांग कब उठी थी? 1931 के कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, याद है? ये तीन मांग को पक्की याद रखनी है। एक समिति भी याद रखनी है, तेज बहादुर स्प्रू समिति 1945 में, 45 में तेज बहादुर स्प्रू समिति। इस समिति के अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर इस समिति के अनुसार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें यह भी दिया गया कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ना, उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। साथ ही साथ में मैंने एक और बात बताई थी कि ब्रिटेन में हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था ना, ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की मांग कब उठी थी? 1215 में। और जब ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी ना, उस टाइम पे वहां का राजा था किंग जॉन ने ही इन मौलिक अधिकारों को क्या कहा? मैग्ना कार्टा। और वहीं से मौलिक अधिकारों को क्या कहा भाई? मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा कि ना कहा? मौलिक अधिकार है। यो मैग्ना कार्टा कहाँ आया है? ब्रिटेन आया है, किंग जॉन ने दिया था। और किंग जॉन ने ही मौलिक अधिकारों को क्या नाम दिया था? मैग्ना कार्टा, याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था मौलिक अधिकार पहले 7 थे। एक मौलिक अधिकार हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था यो इब मौलिक अधिकार की कैटेगरी तक बाहर करके ने एक कानूनी अधिकार बना दिया, एक विधिक अधिकार बना दिया। और जो आर्टिकल 31 में था उसे कहाँ भेज दिया? 300A में। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये देख, 6 मौलिक अधिकार है। एक तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और एक और रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मैंने बताया था जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। ठीक है, मैंने बताया था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या हुआ है? विधि के समक्ष सभी। ठीक है, चाहे कोई भी हो, विधि कानून के अनुसार सारे के सारे की हैं सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें उपवाद भी बताया था राष्ट्रपति और गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 15 लिंग, जाति, धर्म, रंग। ठीक है, इनके अनुसार किसी में ये नहीं कर सकते भाई
भेद नहीं कर सकते, मतलब धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म, रंग के अनुसार किसी में भेद नहीं किया जा सकता। एक गाँव में देखा कोई नीची कास्ट है, मैंने बताया अगर नीची कास्ट है, अगर उन्हें कास्ट भी पुकार दोगे ना तभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी काला ने काला भी क्या जाना है, रंग का भेद हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से रंग, लिंग, जाति, धर्म इनको लेकर सभी को के भाई समान अधिकार है। ये आर्टिकल 15 में लिख रखी है और आर्टिकल 16 में लिख रखी है जो नौकरियां हैं, जो नौकरियां में है, नौकरियां में सभी को समान अवसर मिलेगा जिनको वहाँ लोक नियोजन की समानता। लेकिन इनमें भी उपवाद है, जैसे अपने क्या ये बनाइए EWS का है, OBC का है, SC का है, ये सारे आरक्षण के अपवाद हो गया आर्टिकल 16 के। ठीक है, 17 में बता था अस्पष्टता का अंत। 17 में की है छुआछूत या अस्पष्टता, एकमात्र मौलिक अधिकार या एकमात्र संविधान का आर्टिकल जिसमें संशोधन नहीं कर सकते। एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें क्या नहीं कर सकते, आप संशोधन नहीं कर सकते। वो कौन सा है? आर्टिकल 17, छुआछूत या अस्पष्टता। छुआछूत समझो कोई भी मतलब ऐसे लगा लो नीचे कास्ट से और ऊपर कास्ट पर मतलब हाथ लगा दे तो कह देंगे भाई कहना तो कति दिमाग में अपवित्र कर दिया, ये छुआछूत है। ये प्रकार से कमाने कई बार गाँव में देखा है किसी ऊंची कास्ट वाला का है जो नीचे कास्ट वाले हैं, बर्तन भी अलग पाए हैं, कई बार तो देखा तो है। ठीक है, आर्टिकल 18 में उपाध्यायों का अंत है, और जो उपाध्यायों का अंत है, जो उपाध्यायों का अंत है, ये दो अंतों को छोड़कर मतलब दो पदों को छोड़कर एक डॉक्टर और एक डिफेंस। जैसे डिफेंस में आर्मी में मेजर है तो मतलब रिटायरमेंट के बाद ये के अलावा मेजर के अलावा डॉक्टर है तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाए। दो पद न छोड़कर किसी को कोई उपाधि नहीं मिल रही। ये आर्टिकल 18 डॉक्टर और डिफेंस के पद न छोड़कर किसी को कोई भी उपाधि नहीं है आर्टिकल 18। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अपने बताया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आया है 19 19 जो आर्टिकल है वो 6 डाल के स्वतंत्रता दिखाई गई है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F। जो 19A है वो 3 डाल के स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन किसी ने अब शब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता, ये 19A में है। बी में क्या है? निशस्त्र और शांतिपूर्वक सम्मेलन करना। आपने देखा होगा जाट आंदोलन है, शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा है। या आपने देखा होगा SSC या SSC या रेलवे के प्रति भी क्या कर रहे हैं सम्मेलन कर रहे हैं, हमारी मांगे वो करो, पूरी करो, जो भी है। ठीक है ना, ये शांतिपूर्वक निशस्त्र की करने की सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19B में क्या है? शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। और जब संघ बनाएंगे तो क्या है? 19D में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई में क्या है भाई? जब आप कहीं पर भी घूमा फिराएंगे, मान ले गौरव हिमाचल प्रदेश चला गया घूमने फिरने, पूरे जाकर ने देहात में रहना पड़ गया तो ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो कैसे कहा भाई आवास की स्वतंत्रता 19E में हुए है। और जहां पर भी आवास हो गया वहां पर क्या करेंगे? काम करने की स्वतंत्रता। 19F में आवे काम करने की स्वतंत्रता। ये 6 डाल की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। बोलने की, झंडा फहराने की, मीडिया की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की,
और घूमने फिरने की, आवास की और काम करने की, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 20 में है अपराध में संरक्षण। अपराध में संरक्षण का तात्पर्य ये है कि इसमें भी अपन 3 आर्टिकल पढ़ा मैंने, 19A, 19B, 19C। किसी भी आरोपी को, किसी भी अपराधी को तब तक आरोपी नहीं कहा जा सकता तब तक न्यायालय में उसका आरोप सिद्ध नहीं हो लेता। ये आर्टिकल की है भाई 20A। किसी भी आरोपी को तब तक आरोपी नहीं कहा जा सकता तब तक उसका न्यायालय में आरोपी नहीं हो लेता। ठीक है, क्लियर हो गया। 19 हो गया, 20 भी हो गया, 20A कर दिया। जब तक किसी भी आरोपी को आरोपी नहीं समझा जाता जब तक न्यायालय आरोप सिद्ध नहीं हो लेता। 20(2) में क्या है, एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा है। और 20C में क्या है भाई, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये 20C में है। ठीक है, क्लियर हो गया। 20 अपराध के हैं, अपराध में संरक्षण कैसे आएंगे। ठीक है, एक बाद आ गया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है प्राण व देह की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी तय क्या नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। ठीक, अपने प्राण नहीं दे सकता। अगर कोई भी आत्महत्या करे ना और उठा जाए तो उन्हें जेल भी है या बात ध्यान रखें। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल मावा है, आर्टिकल 21 में प्राण व देह की स्वतंत्रता। 21A भी एक आर्टिकल 88वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को आप देखो हो कि मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, जो आर्टिकल 21A में हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या भी गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण का तात्पर्य ये है कि 22A, 22B, 22C इनमें भी 3 आर्टिकल पड़ा। कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा, गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को उसका अपराध बताना अनिवार्य है। यो तो क्या है 22A। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। ये क्या है 22B। और 22C के है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए वकील चुनने का अधिकार है। ये क्या हुआ है 22C में। ठीक है, ये भाई 22 19 तले का 22 के है स्वतंत्रता का अधिकार और 14 तले का है 18 के है समानता का अधिकार। ये आगे भाई आर्टिकल 23 और 24 2 आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या है भाई, मानव तस्करी। मानव तस्करी जैसे मानव को बेच दो या मानव के अंगों को निकाल कर बेच दो, ये मानव तस्करी में हुआ है। या बलात्कार। ठीक है, मानव पर जबरदस्ती काम करवाना, वो बलात्कार आ जाए। ये है आर्टिकल 23 मानव तस्करी या बलात्कार पैके भी प्रतिबंध। समझ भाई बात। और 24 में भी हम 14 वर्ष से नीचे के बच्चों पर कहीं पर भी ऐसी जगह जिन्हें जहाँ पर उनको के भी मान और जान का क्या है खतरा है, वहाँ पर काम नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे बच्चों पर काम करवाया जा, घर पर मारपीट का काम करवाया जाए, वो भी क्या आ जाए आर्टिकल 24 के अंदर में आ जाए। 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम पर प्रतिबंध पावा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। कहीं पर भी 14 वर्ष से नीचे बच्चों को कहीं भी फैक्ट्री में, फार्म में, ठीक है, यहाँ पर काम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 24 में है। 23 में तो आओ मानव तस्करी या बलात्कार और 24 में है 14 वर्ष के बच्चों के लिए
अपन जो काम नहीं करवा सकते उनका बारे में जना करके वहाँ बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ये अपन ने 3 जो अधिकार है अपने समानता के अधिकार, मतलब एक प्रकार तक वहाँ जो हमारे अधिकार है मौलिक अधिकार 3 अधिकार पढ़ लिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा अधिकार पढ़ाएंगे जिन आप के को वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में। और इसमें आर्टिकल आवा है 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में अपन के पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 25 में पहले आर्टिकल 25 देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को भारत में कोई भी धर्म या उसके रीति रिवाज मानने का अधिकार है। समझ में एक बात, जैसे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो सिख धर्म अपनावे या कोई हिंदू धर्म अपनावे या मुस्लिम धर्म अपनावे, कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी धर्म अपना सके है। और धर्म अपना होगा तो उसके रीति रिवाज भी बनाने पड़ेंगे। जैसे कोई भी सिख अपना लिया तो सिख क्या करेगा, कृपाण धारण करेगा। कृपाण मतलब क्या रखेगा, और चाकू रखेगा और वो पंखवान देगा। ठीक है। अगर जैन धर्म अपना लिया तो क्या करेगा, संलेखन करेगा, संस्कारा करेगा। ठीक है, समझ में आई बात है। और भाई सफेद कपड़े पहनेगा, ये मतलब उनके धर्म में जो भी रीति रिवाज है वो करेगा। मुस्लिम धर्म अपना लिया तो दाढ़ी रखेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, ये आपने देखा होगा। समझ, नमाज पढ़ेगा। ये प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत में कोई भी धर्म को अपना सकता है और उसके रीति रिवाजों को मानने का उसे अधिकार है। समझ में ही बात है। ये आर्टिकल 15 क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं होगा। आर्टिकल 25 याद हो गया। आर्टिकल 23 24 भी याद हो गए थे। मानव तस्करी को 23 में और 24 में बाल श्रम। ठीक है। 25 में किसी व्यक्ति को भारत में कोई भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है। ठीक है। ये आर्टिकल 26 में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजन करने का अधिकार। देखो भाई, कोई भी धर्म अपना लिया, धर्म अपना हुआ जैसे हिंदू धर्म में, अपने हिंदू धर्म में क्या कराया रहा, कीर्तन कराया रहा। ठीक है। या कैसा किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन करने का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 26। ठीक है। किसी भी कोई भी जैसे हिंदू धर्म है, भाई हिंदू धर्म आपका कीर्तन करा है, पूरी रात जगह करा, भजन गाया करा, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। या हिंदू धर्म और भी भाई पूजा करा, पूरा आयोजन कराया,
मतलब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन करने का अधिकार। कोई भी धर्म अपना लिया तो हम वही सम्मेलन कराएंगे, उनके कार्यक्रम कराएंगे, उनके रीति रिवाजों को मानने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 दोनों आपस में रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, 25-26 याद हो गए, 25-26 याद हो गए। 25 में तो कोई भी धर्म अपनाएंगे, उनके रीति रिवाजों को मानेंगे। 26 में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कराएंगे, कोई भी सम्मेलन कराएंगे, जो हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है, क्लियर हो गया। 27 मार्च मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार अभी 27। आपने देखा होगा, आप मंदिरा में गए ना, मंदिरा में कितना संदाव है, देश बना रहा हूँ। ये आपने देखा होगा, कोई रामपाल महाराज है, कोई राम रहीम है, उनके पास भी बहुत रुपया है। क्या उनके रुपया का हरियाणा सरकार कोई भी आंकड़ा जारी करे? या कदे नु सुना हो भाई राम रहीम पे इतना टैक्स लग गया, रामपाल पे इतना टैक्स लग गया? कोई भी टैक्स की ये विचार या कोई भी खबर सुनो, नहीं सुनते। आर्टिकल 27 के को है, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाता। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय, प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी धार्मिक आय है, चाहे सत्संगात आवे या मंदिरात आवे, नो देखो भाई, अगर किसी मंदिर में बहुत ज्यादा रुपया आवे है तो सरकार उसने अपने अधीन कर ले। ठीक है, जैसे माता शीतला गुरुग्राम मंदिर है, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा रुपया उड़ा हुआ है। तोड़े के बना दी, एक संस्था बना दी, और उस संस्था का जो मेन अध्यक्ष है ना, वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है ना, मतलब ऐसे मंदिर हरियाणा में 3-4 है। जैसे बेरीवाला झज्जर मंदिर है, उसमें भी संस्था है। ठीक है, पंचकुला वाला मनसा देवी मंदिर है, उनमें भी संस्था है। मतलब ऐसे मंदिर 3 संस्थाएं हैं, जो इसका अध्यक्ष के है खुद सीएम है। क्लियर होया नहीं होया? मतलब ऐसे मंदिर जहाँ पर बहुत सारा रुपया हुआ है, उसको रेगुलेट करने का काम खुद सरकार कर रहा है। ठीक है, समझ में आई? या और सारे जैसे बाबे देखे भाई, बतेरे भंडारे गाँव है, बतेरा चंदा है, कदे उन पर पूछे भी सरकार में जाके कितना चंदा है भाई इतना रुपया लिया, इतना टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कोई भी धार्मिक आय है ना, वो सारी की सारी क्या समझी जाएगी? कर्म। आपने देखा होगा, कोई बाबा केक लाई जाए, मतलब जनता ने इकट्ठे करे हैं और उनके सामने केक लाई जाए, अपने ज्ञान देन लाए जाए हैं। आजकल तो यह रिवाज बहुत ज्यादा चल रही है और इससे बहुत ज्यादा रुपया हो गया। आपने देखना धनाना गांव में कोई रामपाल का सेला ना हो, बुरा मानने की बात नहीं है। मतलब 100 किला में आसपास मतलब बना रखा भाई, इतना बड़ा आश्रम बना दिया, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और उनका जितना भी चंदा हुआ है सारा के अभी सारा टैक्स वही है। आर्टिकल 27 का तहत याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 27 के तहत जितनी भी धार्मिक आय है सभी को क्या समझा जाएगा? कर मुक्त समझा जाएगा। क्लियर होया? आर्टिकल 28 में आ जाओ भाई। शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक जो धार्मिक शिक्षा ना, धार्मिक शिक्षा
देने पर प्रतिबंध ले। समझ में आई या नहीं आई? जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, भारत में आप देखो स्कूल कॉलेज बहुत ज्यादा है, और स्कूल कॉलेज में ये तो है नहीं भाई हिंदू के वाला काम है, सिख भी आस्ते है, मुस्लिम भी आस्ते है, सारे आस्ते है। मान लो हम हिंदू धर्म पे लेकर है, हिंदू धर्म की जो शिक्षा है वह दिखलाई जावा, वो तो गलत होने। मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी धर्म की हम शिक्षा नहीं दे सकते, इस पर प्रतिबंध है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। क्लियर होया या नहीं होया? लेकिन इसमें भी अपवाद है। ये अपवाद इसमें क्या हुई? अपवाद है जो अल्पसंख्यक है ना, जो अल्पसंख्यक है, जैसे आपने देखा होगा जो जनजाति वाले लोग हैं वो अपने क्या करें भाई, धार्मिक शिक्षा देश का है। इनमें अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा दे सकते, याद रखना भाई। मतलब ये अपवाद है। अल्पसंख्यक जैसे कोई भी छोटा गुट है और अपना गुट को ऊपर बढ़ाने के लिए अब अपने लोगों को क्या कर सके, अपने धर्म को ऊपर क्या कर सके, बढ़ावा देने के लिए कुछ भी शिक्षा दे लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, या जैसे मदरसे लगा ले, मदरसे वाला मदरसे में उनकी खुद की शिक्षा हुआ है, वो अपने धर्म को ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आर्टिकल 28 नहीं हो जाता है क्लियर। किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान में क्या कर सके हैं, अपने धर्म की ऊपर मतलब प्रचार कर सका। लेकिन किसी भी जो सभी का जो शैक्षणिक संस्थान है ना, उसमें ये जो धार्मिक शिक्षा है ना, उसको मतलब देना एक प्रकार का प्रतिबंध है, प्रावधान नहीं कि भाई धार्मिक शिक्षा दे दिया। यू आर्टिकल के अभी 25, 26, 27 और आर्टिकल 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आप 4 आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल 25 किसी व्यक्ति को भारत में कोई भी धर्म या कोई भी रीति रिवाज मानने का अधिकार है। 26 किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन करने का अधिकार है। 27 भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को समझा जाएगा, कर मुक्त समझा जाएगा। और आर्टिकल 28 भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने का के भी प्रतिबंध है। अपवाद के है इन अल्पसंख्यक कर सके हैं और अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रसार कर सके हैं। क्लियर हो गया या नहीं होया? इसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को पर काम कराएंगे। अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है उनका बारे में देखोगे। शिक्षा का अधिकार शैक्षणिक अधिकार हुआ है, और सांस्कृतिक अधिकार मतलब कोई भी भाषा, कोई भी लिपि, कोई भी संस्कृति। पहला आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के को है व्यक्ति को किसी भी लिपि, भाषा, किसी भी लिपि, भाषा, संस्कृति को
मानने का और उसका विकास करने का, ये भी अधिकार है। याद रखना, व्यक्ति को कोई भी वो लिपि अपनावे, कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति वो अपना सके है और अपनाने के बाद उनका विकास करने का भी उसको अधिकार है। ये आर्टिकल के है 29 है, याद रखना भाई। आर्टिकल 29 के है व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मानने का और उसका विकास करने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 29 है। ठीक है, क्लियर हो गया वो आर्टिकल 29। अगला लिखो आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने और प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने व प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। याद रखना, मान ले कोई विज्ञान विभाग में 12वीं करके जा रहे किसी भी कॉलेज में और उसके नंबर पूरे हैं और कट ऑफ तो बढ़िया है, ठीक है, और वो एडमिशन लेने से लिया जा रहा है और प्रिंसिपलों का भी तेरी जगह में और कोई ले लिया कि वो आर्टिकल 30 कानून है। इसमें अपवाद ये है कि मान ले वो 10वीं करके होगा भाई मैं तो ग्रेजुएशन करूंगा, वो तो कॉलेज लेने तो वंचित किया जा उसे प्रवेश लिया ही नहीं जावे। मतलब किसी भी उसकी किसी व्यक्ति की मतलब एबिलिटी है, योग्यता है और योग्यता होने के बाद भी कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट उसे शिक्षा देने तय या प्रवेश लेना तय के करे वंचित रखने, वो किस कानून है? आर्टिकल 30 कानून है। ठीक है, इसमें योग्यता के आधार पर ये अगर योग्यता नहीं है ना तो उसे वंचित रखा जाएगा। अगर योग्यता है ना, आप कहीं पर भी स्कूल में जाकर मतलब पढ़ सको, जा सको, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब आर्टिकल 30 की कब है किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा लेना और या प्रवेश लेना, मतलब ये आर्टिकल 30 में हुआ भाई आपको फुल फ्रीडम है भाई, आप पढ़ो, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का आर्टिकल 30 में हुआ है, ठीक है। और लिपि कोई भी भाषा कोई भी संस्कृति को अपनाने और विकास करने का अधिकार आर्टिकल 29 में हुआ है। ये दो अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में। हमारे 5 आर्टिकल हो गए, सॉरी 5 अधिकार हो गए। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, शोषण के विरुद्ध का, शोषण का नहीं, शोषण के विरुद्ध का, धार्मिक स्वतंत्रता का और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये अपने पास कितने मौलिक अधिकार हो गए? 5। एक लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 31 रह गया भाई, संपत्ति का अधिकार मैंने बताया था, जो मौलिक अधिकारों की कैटेगरी कर दिया, हटा दिया, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है? कौन सा अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट के तहत हटाया भाई? 1978 में, 1978 में है, 78 में कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान
संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार तय निकाल के क्या कैटेगरी में लिया है, मौलिक अधिकार तय किस में डाल दिया, विधिक अधिकार में डाल दिया। ठीक है भाई, याद रखना। और किस में आर्टिकल ओके हो गया, ये आर्टिकल 300 ए, ठीक है, आर्टिकल 300 ए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी तक आकर है किस में डाल दिया, विधिक अधिकार में डाल दिया। और कौन सा आर्टिकल हो गया यो, आर्टिकल 300 ए, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो आर्टिकल 31 था वो क्या हो गया, समाप्त, क्लियर हो गया। आर्टिकल 31 क्या हो गया हमारा, समाप्त हो गया। और जो आर्टिकल 31 के था संपत्ति का अधिकार कित भेज दिया यो, आर्टिकल 300 एम 300 ए में, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक अधिकार रह गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको क्या कहा भाई, संविधान की आत्मा, याद रखना। और संविधान की आत्मा किसने कहा, ये भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है भाई, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 में किया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा किसे कहा, किसने कहा भाई, भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। इसमें 5 तरह के रेट हो भाई, इस मौलिक अधिकार में क्या रेट है भाई, 5 रेट हैं। वे 5 रेट अब आज पढ़ा, कल पढ़ा, बताओ भाई, कल पढ़ जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही काफी है। ये 5 रेट के पढ़ने के बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पढ़ाएंगे, ठीक है। आज समझवाइए आर्टिकल भाई, कल हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल 5 रेट रहेंगे बस, ठीक है। आज इतना ही।